वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बहुत ही अहम गेस्ट हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। अक्सर औक़ात आपने तो देखा होगा कि आप घर में किस तरह से ईद मनाते हैं, लेकिन एक ऑफिसर जिसके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इंतज़ामी अमूर को देख रहा होता है, वो किस तरह से अपने घर में ईद मनाता है। तो आज हमें ख़ास तौर पे कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान साहब ने ज्वाइन किया। तो सर वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और पहले तो सर ईद की ढेरों ढेर मेरी तरफ से, हमारी 41 की टीम की तरफ से आपको खुशियाँ मुबारक हों बहुत सारा। जी बहुत शुक्रिया आप सबको और आपकी टीम को भी बहुत ईद मुबारक। सर क्या कहेंगे, शुरुआत कैसे करते हैं, दिन कैसे, मतलब सुबह उठते ही आँख जब खुलती है, घर में मीठा बना होता है, कुर्बानी का जो है कुर्बानी की जाती है, फिर गोश्त उसका पकता है, क्या मसरूफियत होती है, कैसा दिन गुजरता है आपका? हमारा दिन ज़रा मुख्तलिफ होता है जी आम लोगों के दिन से, इस लिहाज से कि फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते। अब गुज़िश्ता कल इस तरह ही थी तरतीब कि सुबह उठे तो नमाज जाके हमने अदा की पुलिस लाइन में, वहाँ पे फिर हमारे दीगर कुलीग्स आए हुए थे, उनके साथ मुलाकात की, फिर घर आ गए, कुर्बानी का सिलसिला और थोड़ा सा टाइम घर वालों को दिया। मेरा इससे पहले भी यही तरीक़ेकार रहा है, जिस ज़िले में भी जाते हैं यहाँ पे भी यही रवायत भी यही है कि ओल्ड होम जाते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे, फिर बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनसे मुलाकात होती है, थोड़ा उनके साथ टाइम गुजारते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑर्फनेज है, यतीम खाना है, वहाँ जाते हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। फिर इसी तरीके से पनाहगाह है ख़वातीन के लिए, उनके साथ फिर वापस घर आ गए, फिर कुछ मुअज़्ज़िन से मुलाकात का सिलसिला चलता है, शाम को फिर थोड़ा सा फैमिली को टाइम दिया, बस इस तरह से गुजर गया। और बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा कि आपने मेंशन किया कि ऑर्फनेज जाना या फिर ओल्ड होम जाना, क्योंकि ईद का मतलब ही, किसी भी फेस्टिवल का मतलब ही ये होता है कि हम सोसाइटी को, लोगों को गिव बैक करें। तो बहुत अच्छी बात है। और कि अगर एक मैसेज जो है कि जो आई थिंक सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी यही शायद चीज़ें होती हैं, यही आदात होते हैं, यही अमाल होते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला उनको उनकी ज़िंदगी में इतनी रहमत और बरकत जो है वो डाल देते हैं। अब ऑफ कोर्स ईद पे आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ईदी। तो ईदी लेने के लिए कितने जो है लोग आपसे तैयार बैठे होते हैं? वाइफ को देते हैं, बच्चों को देते हैं? वाइफ को देनी पड़ती है जी बस वाइफ और बच्चों को बहरहाल वो छोटी ईद पे, रमज़ान वाली ईद पे ज़्यादा होता है, इस पे तो इतना नहीं होता। लेकिन फिर भी ये है कि बच्चों को भी देते हैं। और फिर ये है कि जो अमला मेरे साथ मेरे मतहत काम कर रहा है, इट्स अ बिग नंबर, अबाउट 250 पीपल जो दफ्तर में, घर में, कैंप ऑफिस में काम करते हैं, उनको देते हैं। अच्छा, वैसे अक्सर मैंने नोट किया बड़े सूटेड बूटेड रहते हैं, तो आपकी ड्रेसिंग कौन चूज़ करता है? और ख़ास तौर पे जब ईद की बात होती है तो ईद पे तो ख़ास कपड़ों का अहतमाम किया होता है। अच्छा। तो आपकी मिसेस चूज़ करती हैं आपकी ड्रेसिंग, या आप खुद ज़रा ड्रेसिंग सेंस के हवाले से खुद कॉन्शियस हैं? जी बड़ी मेहरबानी आपकी मुस्बत तबसरे की बहुत शुक्रिया। सादा से ही वैसे तो मैं कपड़े पहनता हूँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि शौक़ है अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छी सिलाई करवाने का। मिसेस जो हैं वो ज़रा कलर के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, क्योंकि मैं लाइट कलर ज़्यादा पहनता हूँ। मिसेस को शौक़ है भी आप डार्क कलर्स पहना करें, क्योंकि वो खुद डार्क पहनती है, उसमें कभी कभी हमारी थोड़ी सी तकरार होती है। तो उनको क्या पसंद है आपके ऊपर, कौन सा कलर सबसे ज़्यादा भाभी को जचता है, क्या वो इंसिस्ट करती हूँ कि साकिब आप आज ये पहने? वो तो मुझे कोई लाल और मरून इस तरह का रंग, रेड एंड मैरून, हाँ इस टाइप का। लेकिन वो फिर मैं जैसे इवनिंग में था कुछ फैमिली का गेट टुगेदर, तो जिस तरह आजकल ज़रा वो नौजवान पहनते हैं कि वाइट शलवार के साथ कढ़ाई वाला कलर्ड कुर्ता पहन लिया, तो वो फिर बंदा तो कभी आप लोगों ने, आजकल बड़ा फैशन आया हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, शायद एक ट्रेंड बन गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ मैच करके पहन लेते हैं, तो उस तरह से कभी आप लोगों ने? मैचिंग उनका ही सब्जेक्ट है जी, वो मैच कर लेती है, मैं पहन लेता हूँ। यानी आपके लिए आप जो भी ले आती फिर उस तरह का मैचिंग करके वो अपने लिए? मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना जी, जो तो है मेरा दफ्तर का काम, और उस हिसाब से फिर मैंने एक बड़ी सरकारी सी एक हेक्टिक रूटीन भी है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का ड्रेस कोड है जो इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं भी करता हूँ। तो बाकी जब पर्सनल टाइम होता है, पर्सनल स्पेस होती है, तो उसमें बेगम साहब की चलती है। अच्छा, वैसे वो बचपन का आपको वक्त याद आता है जब ईदी लिया करते थे, नए नए नोट, और वो एक चाम होता था कि बकरा या बैल घर में आना है, किस तरह से उसे घुमाने लेके जाना, वो वक्त तो याद आता होगा? अभी तो आपकी क्योंकि रूटीन इतनी बिजी होती है
कि आप उन सारे चीज़ों को शायद याद कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन अकेले बैठ के तो सम टाइम आता है ना जब त्यौहार कोई भी करीब आए कि यार वो वक्त अच्छा था। जी बिल्कुल याद आता है। और मेरे बच्चे अभी लड़कपन में ही हैं, इतने बड़े नहीं हुए, तो ऐसे 11-12 साल की एज में हैं। तो फिर वो इस दफ़ा भी जब बकरा आया तो ये अब बकरे को हम नहला रहे हैं, अब बकरे को हम ये खिला रहे हैं। बल्कि 2 बकरे थे, एक का पेट भी ख़राब हो गया, पता नहीं वो चॉकलेट खिलाने की कोशिश की है उसको। चॉकलेट्स बकरे को खिलाई जा रही वो फिर वो जो आप कह रहे हैं ना बचपन का टाइम, फिर बच्चों के साथ मिलके थोड़ा सा गुजार लिया था, तो याद कर लिया था उसको। अच्छा, वैसे क्या कहेंगे, जब पुराने वक्त में अगर देखा जाए तो यूं होता था कि कसाई अगर नहीं भी मिल रहा था उस दौर के अंदर लोग खुद भी बकरा कर लेते। तो कभी आपने अपने वालिदैन के साथ, बाबा के साथ, चाचू के साथ, ताऊ के साथ कभी वो हाथ बटाया उस चीज़? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जब मैं टीनेज में था और स्कूल गोइंग था तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कसाई का, खुद ही कर लिया करते थे। यानी वो खाल शाल उतारने में जी जी, मुक्की वो शुक्की लगाई हुई है काम- आपने? जी जी बिल्कुल, खाल उतारनी भी आती है, गोश्त बनाना भी आता है मुझे। अरे क्या बात! अब भी जरूरत पड़े तो शायद कर लें। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें ईद के दिन की, तो इंतज़ामी अमूर के हवाले से आपकी बड़ी हेक्टिक रूटीन रहती है कि इंतज़ामात को भी देखना है, शहर में कोई मसला मसाइल भी है, तो घर की तरफ से कभी होता नहीं कि आप हर वक्त काम में उलझे रहते हैं उन दिनों में भी जब आपकी ज़रूरत घर में मौजूद होती है? जी ये तो सूरत हाल रहती है। बहरहाल मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ मेरे शरीक हयात का कि उन्होंने काफ़ी एडजस्टमेंट कर ली हुई है इस सारी सूरत हाल से। अच्छा, मुझे यानी ये बताएं- ये जिस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं ना, घर वापस भी तो जाना होता है। ये वैसे ये भी एक चीज़ है और इस टॉपिक पे भी आते हैं। इससे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि मीठा जो है, क्या चीज़ पसंद करते हैं मीठे में सबसे ज़्यादा घर में? सवैयाँ सेवइयाँ। और ईद पे हर घर की एक रिवायत होती है, कोई ना जी, कोई डिश सवैयाँ ही ऐसी होती है। शीरकुरमा टाइप सवैयाँ ही बनती हैं। मेरी वालदा भी बनाती थी, मेरी सास तो हयात नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी बनाती थी। तो वो दोनों घरों में चूंकि एक रिवायत थी तो लिहाजा वो ही हमारे यहाँ कंफर्टेबली तो चल रही ईद के है। जो अगले अब 2 दिन हैं, उसमें एक दिन रह गया, अब तो ये वाला तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो क्या प्लान्स हैं? कोई बारबेक्यू होगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, या ज़्यादातर वक्त आपको अभी भी अपने कॉलीग्स के साथ गुजारना पड़ेगा? नहीं, थर्ड डे फैमिली के साथ होगा जी। अच्छा, तो थर्ड डे रिजर्व्ड होता है फैमिली के लिए? और नहीं, क्या रिजर्व तो नहीं, बस सिचुएशन इवॉल्व भी होती है, कुछ बन गया है प्रोग्राम। अच्छा। अम्मी अबू का भी दे हैव एग्रीड टू कम, और भाई मेरा आया हुआ है, अच्छा, तो फिर हम लोग इकट्ठे हो तो किस तरह से दिन गुजरता है फैमिली के साथ? बारबेक्यू का ही प्रोग्राम है जी, बारबेक्यू का ही प्रोग्राम है। मैरिनेशन खुद करेंगे या फिर उसके लिए कोई स्पेशल वो शेफ? चूंकि अम्मी आ रही हैं हाँ। तो वो कर लेती हैं फिर। तो कभी वैसे हाथ बनाएंगे बटाया खुद? उनका? नहीं, मैं वैसे खुद भी कुकिंग कर लेता हूँ जी। हाँ, अरे ये तो एक नई चीज है वैसे। आपकी फैंस बहुत बढ़ जाएंगी ये बात सुनने के बाद। नहीं, ये बस दरअसल तो आप कह लेंगे वो नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसी के मज़दाक जब मेरी फॉरेन पोस्टिंग हुई थी 2010 में, अच्छा, तो मुझे मौका दिया अल्लाह ताला ने, मैंने ऑस्ट्रेलिया में नुमाइंदगी की पाकिस्तान की। माशाल्लाह। अच्छा, तो वहाँ पर तो डोमेस्टिक हेल्प का कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी, मतलब हो ही नहीं सकता कि आप हायर करें, इट्स टू एक्सपेंसिव, कल्चर ही नहीं है वहाँ पे, खुद ही करना पड़ता है। तो मैं चूँकि एडवांस चला गया था, बेगम साहबा ने 2-3 महीने बाद आना था, तो बस यही कोई यूट्यूब से देख के और फिर कुछ फ़ोनों पे करके तो सबसे थोड़ा थोड़ा पहली पकाना डिश शुरू किया। कौन सी बनाई? सबसे पहले मैंने पकाया था जी लेमन चिकन। लेमन चिकन। चिकन। हाँ जी। वाओ। तो ये अच्छा, वैसे ये हॉस्टलाइज लाइफ जो होती है ये इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है और बड़ा सिविलाइज्ड समटाइम बना देती है कि आप अपने रूम को किस तरह से मैनेज करेंगे, कपड़े अपने खुद धोने होते हैं, खाना अपना खुद पकाना होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हवाले से? जी वही, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ, खाना पकाना तो मैंने सीख लिया, तो वो तो अब भी है। फिर जब आप सीख जाते हैं, बेसिक चीज़ को समझ जाते हैं, तो फिर इंसान उसमें तजर्बा भी वाइफ करता तो है। बहुत खुश हुए होंगे आपकी, उन्होंने हाँ कहा जी। कि हाँ बहुत अच्छा है, मैं जरा और लेट करती आपके हाथ का सबसे नहीं, ज्यादा क्या वो पसंद तो है? ये कहती है कि जी ये पका लेते हैं, खाना मुझे पड़ता है। अच्छा, आपके हाथ की सबसे ज्यादा कौन सी डिश पसंद है? मैं चिकन कढ़ाई पकाता हूँ जी, चिकन कढ़ाई अच्छी पका लेता तो हूँ। अभी भी कभी पका के उनको खुश बस करने जैसे के कभी फैमिली इकट्ठी हो, कोई इसरार करें तो बना लेते हैं। चले जी, कमिश्नर साहब तो बड़े जॉली बंदे हैं जनाब, हमें तो पता ही नहीं था। तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, खट्टी मीठी बातें होती रहेंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हमारी ईद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा गुजरा है, अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। एक दफ़ा फिर आपको हनान मेरी तरफ से, सिटी 41 की टीम की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें और गम के साए आपके कभी भी नज़दीक ना आने दें। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही थी और मुझे पता है कि आज की गुफ्तगू सुन के बहुत सारे और लोग जो हैं, स्पेशली औरतें जो हैं, वो आपकी फ़ैन हो गई होंगी। अब उन्होंने अपने हस्बैंड्स को कहने देखें वो भी अपनी वाइफ के लिए जो है चिकन कढ़ाई बनाते हैं, आप लोग भी बनाएं। इसके अलावा भी आई थिंक जब भी कोई टफ़ जॉब होती है जिसमें स्पेशली आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ता है, मेंटली और फिज़िकली जो एग्जॉस्टिंग होती है, तो किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको किस तरह से सेपरेट रखते हैं, कहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं कि भाई ये जो वक्त है ये मेरी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है और 100% जो है सिर्फ और सिर्फ का? जी, बड़ा मुश्किल सी है सूरत हाल। पर्सनल स्पेस बड़ी कम हो जाती है और पर्सनल स्पेस बहुत कम है, रिक्वायरमेंट इस किस्म की है ना, उसकी वजह से। तो बस यही उसमें कोशिश होती है कि शाम का 1 घंटा 1-2 जो है वो फिर हम फैमिली के साथ गुजारें। तो वो जो थोड़ा सा टाइम है उसमें मैं ना को फ़ोन कॉल लेता हूँ और ना कोई और एक्टिविटी करता हूँ, और रिलैक्सेशन मेरी यही होती है कि मैं बच्चों को बैठ के पढ़ाता हूँ। अच्छा, खुद पढ़ाते पढ़ाते हैं हैं? जी, मैं उनको खुद पढ़ाता हूँ। अरे क्या बात चीज़ है। पर, मतलब जो स्कूल का होमवर्क होता है या कोई जी, जो भी specific उनके चीज़? लिए कोई मसला हो। मेरा चूँकि अपनी एकेडमिक लाइफ में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा अच्छा। और अंग्रेज़ी रहा, तो ये 2 सब्जेक्ट मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अम्मी अब्बू से तो बच्चे बड़े डरते होते हैं, वैसे पढ़ाई करते हो ना उनके साथ, नहीं उनको नहीं, होता है मेरे बड़ी पिटाई बच्चों हो का ऐसा जाएगी नहीं है हमारी। जी, बल्कि Friendly बाज़ environment। औक़ात होता है ऐसा कि वो कल परसों का ही वाक़या है। मेरी दूसरी बेटी जो है, माहीन उसका नाम है, उसने मेरे से पूछा सवाल। मैंने कहा बेटा मुझे पता नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगा। तो वो ना बड़ी हैरान हुई कि अब्बू ये कैसे हो सकता है कि आपको ये आपको बात ना नहीं बताओ। बताओ। लेकिन इस मुझे चीज़ से just- अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप रोल मॉडल हैं उनके लिए। हाँ, मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हुआ कि इसका ये ख्याल है कि जी मे बी माई फादर इज़ अ नो, ही नोज़ एवरीथिंग। तो मैंने खैर उसको थोड़ा समझाया। मैंने कहा नहीं बेटा, बाज़ का नहीं पता होती चीज़ें, तो बजाय इसके कि मैं आपको गलत बताऊं, मैं देख के आपको बता दूंगा। बट द पॉइंट इज़ के मैं रोज़ ना बच्चों को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, उनको मैं पढ़ाता हूँ, कुरान भी पढ़ाता हूँ खुद उनको, माशाल्लाह। अरे वाह, और बाकी ये रियाजी और अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। वैसे ये भी साइकोलॉजिकली देखा जाए, कोई बंदा अपने आप को इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद मैनेज कर ले, ये बहुत बड़ी आर्ट है। तो मेरे ख्याल है इस आर्ट के आप मालिक हैं कि जिस तरह से दुनियादारी भी निभा रहे हैं, घर का काम भी, और आजकल एक सिंपल बिजनेसमैन हो या जॉब होल्डर हो, उसके पास भी इतना वक्त नहीं होता कि वो बच्चों को पढ़ाए और इवन कुरानी तालीमात भी दे। तो मेरा ख्याल है इसके लिए तो आपको जनाब सल्यूट पेश है कि आप बच्चों को खुद पढ़ाते भी हैं और कुरानी तालीमात भी देते हैं। और ये कुछ फैमिली का असर भी होता है, जेनेटिकली भी आपके अंदर आता है। तो मेरा ख्याल है आपके पेरेंट्स भी आपके साथ इसी तरह ट्रीट करते हैं। मेरे वालिद साहब जी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, माशाल्लाह हयात हैं, सेहतमंद हैं। उन्होंने भी बहुत तवज्जो इस चीज़ पे दी कि जी मेरे बच्चों को कुरान पढ़ना भी आना चाहिए। और इसी तरीके से मुझे याद है कि वो जब हम छोटे होते थे तो रोज़ एक पैरा ना अंग्रेज़ी का हमसे लिखवाया करते थे। हम इस चीज़ पे तो बहस कर सकते हैं कि जी हमें अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, या पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को उर्दू बोलनी चाहिए, वो बात दुरुस्त है आपकी। बहरहाल दौरे हाज़िर की आज की तकाज़ा ये है कि बच्चे को अच्छी अंग्रेज़ी आनी चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए। ये ज़रूरी है। इस पे एक नज़रियाती गुफ्तगू तो की जा सकती है कि ये दुरुस्त है या गलत है, बहरहाल हकीकत पसंदी की बात ये है। तो वालिद साहब ने भी यही तरीक़ेकार हमारे साथ रखा और मैं भी बच्चों को इसलिए पढ़ाता और हूँ। स्पेशली आपके जो टेस्ट पास करके आते हैं उसके लिए तो ये इंतहाई ज़रूरी फैक्टर जो है। असल में तो अनान साहब जो भी यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन जितनी भी है, इंग्लिश मतलब में वो है। मेडिकल की है, वो इंजीनियरिंग की है, या जिस तरह मैंने कंपटीशन का इम्तिहान दिया, इसके अलावा जिस तरह कंप्यूटर की फ़ील्ड बड़ी आगे आ गई है, मैनेजमेंट की फ़ील्ड बड़ी आगे आ गई है। हमारे यहाँ जिस तालिब इल्म को अंग्रेज़ी पे अबूर नहीं हासिल, उसको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बेशक बेशक। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर रियलिटी की बात करें, आज की बात करें, आज के वक्त की, तो ये एक नेसेसिटी बन चुकी है, ये एक ऑप्शन नहीं है। आपके अपने जो बच्चे हैं उनमें से कोई है जो आपको लगता है कि आपके फुटस्टेप्स में फॉलो करेंगे या गवर्नमेंट में आएंगे या पब्लिक सर्विस की तरफ आएंगे, या अभी बहुत छोटे हैं और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते? लेकिन एक चीज़ पक्की होती है कि जब बच्चे इवन छोटे होते हैं तब ही से उनका इंटरेस्ट ना नज़र आ रहा होता है
कि इस तरफ जो है ना ये बच्चा जो है ना ये आगे जाके ये चीज़ करेगा? नहीं, अभी तो ज़रा छोटे हैं जी, बस कभी कहते हैं कि जी डॉक्टर बनना है, कभी कहते हैं जी डॉक्टर नहीं बनना। टीचर? और हाँ, वो जो मेरी दूसरी बेटी है उसको टीचर बनने का बहुत शौक है, तो वो उसने एक छोटा सा वाइट बोर्ड कमरे में लगाया हुआ है, अपने आप से बातें भी करती है और पढ़ाती भी है। कभी कभी मैं उससे पूछता हूँ भाई तुम क्या कर रही हो, तो कहती है जी कि मैं टीचर बनी हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो मैं भी शायद वो टीचर बन जाए। जो दूसरी वाली है वो, उसका ये ख्याल है कि जी मैं पुलिस में मुलाजमत करता हूँ। अरे क्या अरे बात हाँ, वाह! उसका ये ख्याल है, है। एक टफ जॉब। उसका ये ख्याल है। तो वो मुझे बड़ा ज़रा मजाक खूबसूरत सा फिक्रा कहती होती है कि जी आप पुलिस अंकल है ना सबके, तो मैं पुलिस आंटी बनूंगी। माशाल्लाह। बहरहाल अभी दे हैव अ लॉन्ग लाइफ, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, आमीन, जो उन्होंने करना है करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह, उनके अल्लाह ताला, नसीब अच्छे करे बिल्कुल। और उनको एक अच्छी मंजिल पे पहुंचाए। बिल्कुल, और जब तक आमीन, दस्ते शफ़क़त आपका मौजूद है, आप जैसे वालिदैन मौजूद हैं जो कि बच्चों की तरबियत कुछ इस तरह से करते हैं कि दुनिया में, फैमिली में, आखिरत में, हर चीज़ में किस तरह से इन चीज़ों को लेके आमीन, चलना है, आमीन। तो सारे मामलात बेहतर होते हैं। वैसे एक चीज़ मैंने आप में ऑब्जर्व की, फिटनेस का क्या राज है आपका? आप अपने आप को फिट बड़ा रखते हैं ना, पेट निकला है, बॉडी टोन्ड है, क्या करते हैं? वॉक करते हैं? मैं जिम वॉक करते करता हूँ, कितनी सुबह walk? वॉक करता हूँ 1 घंटा। हैं? 1 आवर और मैं अबाउट अर्ली राइजर हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ और डे शुरू होने से पहले, मसरूफियत शुरू होने से पहले मैं 1 घंटा वॉक कर लेता समटाइम लोगों का ये भी मानना होता है ना, अर्ली मॉर्निंग अगर वॉक कर लेते हैं काफ़ी एनर्जी आप कंज्यूम कर लेते हैं और हेक्टिक रूटीन में आप फिर थके थके महसूस करते हैं या नींद आना शुरू हो जाती है, कुछ ऐसी रूटीन में? हूँ। नहीं, मुझे नहीं ऐसा कोई मसला, बड़े अरसे से मेरी ये रूटीन है। सुबह उठ जाता हूँ जल्दी, मैं अखबार भी पढ़ लेता हूँ, नाश्ता भी कर लेता हूँ, पहले वॉक कर लेता हूँ और उसके बाद ये करके और सुबह यानी आज 2 तो- घंटे ना मेरा पर्सनल टाइम होता और है। आज तो आप ऑब्वियसली आपकी रियलिटी जो ज़िंदगी की है वो बहुत डिफरेंट है। आप कमिश्नर हैं, ज़िंदगी बहुत बिजी है, फैमिली, बच्चे, लाइफ। एक वक्त ऐसा भी होगा कि आप एक स्टूडेंट थे या जी। आप सिर्फ सोचते होंगे कि पता नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। हर किसी की ज़िंदगी में वो एक मोमेंट होता है। आपकी जो ये जर्नी रही है वो किस तरह से थी? कहाँ पे आपको लगा कि मैं पब्लिक सर्विस की तरफ जाना चाहता हूँ? एग्जामिनेशंस की जब आपने तैयारी की, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला आपको? मैं मैडम यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में था जब ये सोच पैदा हुई कि मुझे कंपटीशन का इम्तिहान देना चाहिए। उससे पहले मैं आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई वाज वेरी डेडिकेटेड टू दी स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, और मैंने ये सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग में ही अपना करियर गुजारूंगा। मेरा बड़ा मिशन था, बड़ा शौक था। बहरहाल एन अनफॉर्चुनेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो यूनिवर्सिटी में कोई लड़ाई हो गई, वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हो गई, वो क्लासों में जाने का सिलसिला ख़त्म हो गया। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान की ना कोई किस्मत लिखी हुई है, किस्मत मंजिल लिखी तय होती है, काम लेना है, मंजिल कोई लिखी मंजिल तय है। तो कुछ ऐसे दोस्त बाप से मुलाकात हुई तो उन्होंने राग़िब किया और उन्होंने कहा यार यूनिवर्सिटी तो बंद है, आप इस ऑप्शन पे गौर कर लें। तो बस वन थिंग लेड टू दी अदर। तो मुझे याद है कि कोई 8 महीने यूनिवर्सिटी बंद रहने के बाद जब खुली ना, तो मैंने अब्बू से कहा कि जी मैंने यूनिवर्सिटी को नहीं जाना। तो पहले मैंने अम्मी से कहा, तो अम्मी ने कहा कि तुमने ना अब्बू से बात नहीं करनी, उन्होंने बहुत पिटाई करनी है तुम्हारी। बड़ी हिम्मत चाहिए इसमें। हाँ, तो मैंने कहा जी इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अब्बू से बात करें। तो कहती है नहीं, मैंने भी नहीं बात करनी, बस तुम इंसान बनो और तुमने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर देना है। लेकिन ये है कि मैंने फिर थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी की, फिर मैंने अब्बू से बात की। तो मेरा यही ख्याल था कि वो बड़े नाराज़ हो जाएंगे मेरे पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब्बू ने मुझे पूछा ये कि भाई फिर तुमने क्या करना है। मैंने कहा जी इस तरीके से मेरा प्रोग्राम बन गया है कुछ दोस्तों के साथ, तो मैं बीए का इम्तिहान दूंगा और उसके बाद मैं मुकाबले का इम्तिहान दूंगा। तो अब्बू ने कहा बस मेरी एक ही शर्त है। मैंने कहा जी आप बता दें। ये 2 साल हैं तुम्हारे पास, 2 सालों में अगर ये काम हो जाता है तो कर लेना, नहीं होता तो तुम फिर वो करोगे जो मैं कहूँगा। मैंने कहा ठीक है। अरे वाह! तो बस फिर हाँ, अब्बू ने मतलब ये एग्रीड, मैं यूनिवर्सिटी जाना मैंने छोड़ दिया। बल्कि मुझे कोचिंग की भी ज़रूरत पड़ी, एक्सपेंसेस होते हैं हर चीज़ के, बिल्कुल, आपको एक ख़ास माहौल चाहिए, एक स्पेस चाहिए ना जिसमें आपने तैयारी study करनी है। तो माय फादर वाज वेरी काइंड एंड ही प्रोवाइडेड मी विद ऑल दैट। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला वाज वेरी काइंड। पहली अटैम्प्ट में मैं क्लियर कर गया
यानी आपको वैसे डर नहीं था कि इस अटेम्प्ट में अगर नहीं क्लियर होता मुझे वापस उधर जाना पड़ेगा? जी बड़े वसवसे और सवाल थे, लेकिन ये है कि हनान बीए का के- इम्तिहान मैंने क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये जो जवाब है सुकून और आराम से और डिटेल से दें, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग जिस तरह से मैं सुनना चाहती हूँ वैसे बहुत सारे लोग हैं जो डिटेल में सुनना चाहेंगे। तो हमें यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खुशियाँ जो है वो आपकी चौखट पे भेजता रहे और खुश व खुरम रहें, गम आपके करीब ना आए। और ईद का दूसरा दिन है, दूसरे दिन के ख़ास दिन पे हमें ख़ास गेस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। कमिश्नर साकिब मनान हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं चाहता हूँ जहाँ से बात आपने छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू कीजिए। जी मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह की ज़ात ने बड़ी मेहरबानी की। बीए मैंने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट दिया और मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर गया। उसकी वजह से है कि हौसला बड़ा बुलंद हो गया। साथ ही मैंने एग्ज़ाम दे दिया, सारे पेपर्स मेरे बड़े अच्छे हो गए। मुझे याद है कि मैं मैथमेटिक्स का पेपर दे रहा था तो आई वॉज एबल टू सॉल्व द पेपर इन 45 मिनट्स। 45 मिनट में मैंने उसमें 10 सवाल आए थे, तो चॉइस थी उसमें 8 करने थे। तो रियाजी सब्जेक्ट ऐसा है कि एक एक सफ़े में सवाल हल हो जाता है, तो टोटल 8 पेजेस मैंने 45 मिनट्स में हल करके, तो इन्विजिलेटर खातून इन्विजिलेटर थी, मैंने कहा मैडम आई एम डन। शी वॉज शॉक्ड एट तो मुझे कहती है कि जी नहीं हमारी पॉलिसी है, आप जो है ना 10:30 से पहले नहीं बाहर जा सकते, तो आप वेट करें। मैं बैठ के ना एक एक्स्ट्रा टाइम था मेरे पास, मैंने एक्स्ट्रा सवाल हल करना शुरू कर दिया। तो मुझे याद है मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे, मुझे कहता है पंजाबी में, लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ भी कुछ नहीं आता मेरी तरह। मैंने कहा क्यों? कहता जी मैं भी फारग बैठा हूँ, मैं भी बाहर नहीं जा सकता। तो ये थॉट के शायद मैंने कहा अच्छा नहीं, मैंने तो सारे सवाल हल कर लिए हैं। तो कहता सच्ची मुच्ची कर लिए हैं आपने? मैंने कहा हाँ जी कर लिए हैं। खैर वो इन्विजिलेटर ने कभी आप बातें ना करें वरना आप पेपर आपका कैंसिल कर दूँगी। तो मैं उठ के बाहर जाने लगा ना, तो उस हज़रत ने मुझे कहा जी कि आप ज़रा कैंटीन के बाहर ना इंतज़ार करें, मैं मुलाकात करना चाह रहा हूँ आपसे। वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई तो वो पता लगा कि वो जुडिशरी में काम करते थे उस वक्त। अब तो वो कनाडा चले गए, छोड़ गए थे मुलाजमत, और वो कोई अरसा 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे और वो क्लिक नहीं हो रहे थे। उन्होंने मुझे पूछा ये सवाल आपने कैसे किया, तो मैंने सवाल क्वेश्चन पेपर की बैक साइड मैंने सॉल्व करके उनको दे दिया। दूसरे का पूछा तो मैंने अपने क्वेश्चन पेपर की बैक साइड पे सॉल्व करके उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा जी कि आप ना मुझे ट्यूशन पढ़ाएं। मैंने कहा भैया मुझे आप इम्तिहान दे लेने दें, उसके बाद ये देखेंगे। बात सुनाने का मकसद ये है कि तैयारी अच्छी हो गई और पहली अटैम्प्ट में मैं क्लियर कर गया। सच्ची पूछें आप तो मेरा नहीं ख्याल था कि मैं कर सकूँगा, बिल्कुल ये सच्ची बात है। और जो मैं एक बात कर रहा हूँ ना आपसे कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें तय की हुई हैं। 2 मिनट मैं कोशिश करूँगा जल्दी से आपको समझा दूँ बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरी ना इनिशियल एलोकेशन हुई कस्टम्स में, ओके, और मैंने ज्वाइनिंग भी दे दी और मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली कस्टम्स की। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कोई सुप्रीम कोर्ट में किसी का केस चल रहा था, उनका कोई डोमिसाइल का झगड़ा था, तो उनके ख़िलाफ़ फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जी इस बंदे की एलोकेशन कैंसिल कर दें। उस बंदे की एलोकेशन फॉरेन सर्विस में हुई थी, तो फॉरेन सर्विस की एक सीट वेकेंट हो गई। अब उस सीट को पुर करने की जब बारी आई तो उन्होंने कहा जी कि इसका जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसको ऑफ़र कर दी जाए। तो उसकी वजह से 4 लोगों का एक ऐसा साइकिल चला कि एक खातून पुलिस से फॉरेन सर्विस में चली गई, जो पुलिस में सीट खाली हुई उसमें एक कस्टम से आ गया, जो कस्टम से सीट खाली हुई वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में चला गया। तो मुझे शिफ्ट हो गया पूरा। 4 लोगों की एक साइकिल चली, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया। वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने मुझे कहा जी कि आपकी एलोकेशन चेंज हो गई है। अच्छा, दिस इज समथिंग विच अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट प्लान। एग्जैक्टली, मतलब इसमें मेरी तो कोई प्लानिंग नहीं है ना। अब इस वाक़े को 22 साल गुजर गए हैं और मुझे ये बड़ा शिद्दत से एहसास होता है कि ये कोई ग्रैंड डिज़ाइन था।
अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए उसे कोई काम लेना है, उसके ज़िम्मे को काम लगाना है, उसकी कोई ज़िम्मेदारी है, तो वो चीज़ें एक ख़ास लेवल पर प्री डेस्टिन्ड हैं, तय हैं। हमने सिर्फ अपनी काविश करनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने अगर सफ़र करना है तो टिकट लेने के लिए लाइन में तो लगना पड़ेगा ना जी। तो इसी तरीके से बस हम लाइन में लगे और अल्लाह बहुत ने ही मेहरबानी कर दी। इंस्पायरिंग बातें हैं। डेफिनेटली आई थिंक आज के जो नौजवान हैं उनको इस तरह की बातें सुन के बड़ा इंस्पायर्ड फील होता होगा, मोटिवेटेड फील होता होगा। अगर आप आज के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान के नौजवान, उनको कोई मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज दें? कौमी सोच पैदा करने की ज़रूरत है हमारे अंदर ना। मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कौमी सोच की कमी है। अपनी ज़ुबान और अपनी तारीख़ से हमारा राब्ता कम हो गया है। मैं जब गुफ्तगू कर रहा हूँ ना आपसे, तो मैंने अरसा 4-5 साल से ये फार्मूला बनाया हुआ है। कोशिश होती है कि मैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ना बोलूँ बीच में। अगर मैं उर्दू में गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे उर्दू में गुफ्तगू करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उर्दू अगर मेरी कौमी ज़ुबान है तो इसको मैंने ही फ़रोग़ देना है, और इस ज़ुबान ने ही मेरा रिश्ता जोड़ना है मेरे बुज़ुर्गों की तारीख़ से। वाह वाह। हमारा आज का नौजवान ज़रा इस बात को नहीं समझ रहा। हम मगरबी तहज़ीब के दिलदादा नज़र आते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कल्चर ऑफ इग्नोरेंस। आपने भी तालीमी दौर गुजारा होगा, तो वो हमारे यहाँ समझा जाता है कि जी मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं था, मेरे ऐसे नंबर आ गए, तो ये ही इज़ वेरी कूल। ये इस किस्म का एक ना कॉन्सेप्ट पाया जाता है हमारे तालीमी इदारों में। आई थिंक मतलब मेरे ख्याल में इग्नोरेंस शुड बी अ मैटर ऑफ शेम, नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड। अच्छा सर, इस थोड़ा चीज़ सा को समझना चाहिए। थोड़ा सा आप लाइटर मूड के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ बताइए। उसके ऑप्शन देंगे, तो आपको जो मुनासिब लगे। खतरनाक जंगल है, उस जंगल में अगर आप किसी को साथ लेके जाएंगे, वहाँ पे शेर भी हैं, भेड़िए भी हैं, सांप भी हैं, तो उसकी वापसी की गारंटी नहीं, लेकिन आप वापस आ जाएंगे। तो इनमें से किसे साथ लेके जाना चाहेंगे? डायरेक्टर डेवलपमेंट मियाँ आफ्ताब, या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजले रबी चीमा? आफ्ताब को। आफ्ताब साहब, आपकी वापसी की गारंटी कोई नहीं है। कमिश्नर साहब आपको लेके तो जाएंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा वो आपको छोड़ के आ जाएंगे। चलें जी, आगे चलते हैं। शहर फैसलाबाद का दबंग ऑफिसर कौन है? अयूब बुखारी एसी सिटी या एसी सदर उमर मकबूल? बुखारी साहब। बुखारी साहब, उसकी क्या खास बात? जो भी काम उसके जिम्मे लगाया है ना, फौरन रिजल्ट दिया उसने। फौरन रिजल्ट दिया? फौरन रिजल्ट दिया, 1 मिनट से पहले। मतलब ये तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि वेल इन टाइम। अच्छा, किससे मुस्कुरा के सलाम लेंगे, किससे जस्ट सलाम लेंगे, और किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे? 3 ऑप्शन आपको देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में आप बताइएगा। राजा रियाज, ख्याल अहमद कासरू, अजमल चीमा, किससे मुस्कुरा के सलाम लेंगे? तीनों से ही मुस्कुरा के लेंगे। कोई एक जिससे ज़्यादा मुस्कुरा के लेंगे? राजा रियाज साहब। राजा रियाज। अरे साहब। वाह। और सलाम किससे लेंगे? कास्त्रो साहब और अजमल साहब। ठीक है, यानी तीसरे पे अजमल साहब है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन देखने वाले भी समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही कीमती वक्त आज के कीमती दिन पे हमें दिया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। एक दफ़ा फिर हम आपको ईद मुबारक कहेंगे। जी, खैर और मुबारक जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। आज के दिन कोई वक्त निकाल लेना आपके लिए, तो वो बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से। और हनान, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि वक्त कम है, इसलिए ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।